Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 25th of June 2021. तो गाइज आज है तारीख 25 जून 2021। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोग को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोग को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप लोग इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। और ये है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, यहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कर लेना और अपनी जितनी भी क्वेरीज हैं मुझसे आप लोग यहाँ पर पूछ सकते हो। इसका लिंक भी अगेन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलो शुरुआत करते हैं, देखेंगे आज के टॉप न्यूज़ आर्टिकल्स को। जितने भी आर्टिकल्स इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ये आ जाता है आज का सबसे पहला आर्टिकल, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर नीचे की साइड दिख रहा होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सभी लोगों को इसका आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी लोगों को ट्राई करना है, वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन ये है कि जो विदर्भा टाइगर कॉरिडोर्स है, बेसिकली विदर्भा टाइगर कॉरिडोर्स है, इसको हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला था और ये कहाँ पर लोकेटेड है आपको बताना है। तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र या फिर गुजरात। सही आंसर सभी लोग नीचे कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ पहला आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसमें डिस्कशन किया गया है ई कॉमर्स रूल्स के बारे में। तो आपको मालूम होगा ई कॉमर्स क्या होते हैं। बेसिकली जैसा हमारा अमेजन, फ्लिपकार्ट, ये सब हो गया, सब ई कॉमर्स है। अब ये इनके रिगार्डिंग एक रूल्स लेकर आए गए हैं और वो रूल्स क्या क्या हैं खासकर मैं आपको बता दूं तो ये जो रूल्स हैं बेसिकली कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के, यानी कि आप मैं हम लोग जो है ई कॉमर्स का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर ये रूल्स लाए गए हैं। क्या क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये देख पाओगे कुछ यहाँ पे अमेंडमेंट्स बताए गए हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये होने वाली है, एक कंप्लायंस ऑफिसर होने वाला है, एक ग्रीवेंस ऑफिसर होने वाला है। मतलब कि आपको कोई कंप्लेंट है या फिर आपको कोई भी एक तरीके से कंप्लेंट हो जाए इस प्रोसेस के रिगार्डिंग, तो आप लोग कहाँ पे वो कंप्लेंट करोगे। उसके लिए यहाँ पर एक रेसिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर्स होगा जो कि आप लोग के जो भी कंप्लेंट्स वगैरह होंगे वो जो है हैंडल करेगा। ओके, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से रिलेटेड तो ये चीज़ पहले होने वाली है। दूसरी चीज़ ये है कि देखो ये जो ई कॉमर्स एंटिटी आपको जितने भी देखने को मिलेंगे इन सबको रजिस्टर किया जाएगा डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के साथ, और फिर इनके पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट किया जाएगा। और फिर उसके बाद क्या होगा, इससे ये पता चलेगा कि हाँ ये एक जेन्युइन ई कॉमर्स एंटिटी है। मतलब कि कोई ऐसा फ्रॉड वगैरह तो नहीं कर रहे हैं ये लोग। ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं जो कि क्रिएट करे गए, पैसा खाया, बहुत सारे डूब गए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर ये बताएगा एक जेन्युइन ई कॉमर्स एंटिटी की तरह यहाँ पर एक पहचान देने वाला है। उसके बाद यहाँ पर एक और अमेंडमेंट ये है कि जो कंज्यूमर्स हैं उनको यहाँ पे एक तरीके से प्रोटेक्शन मिलेगी। जैसे कि बहुत सारी मिस सेलिंग आपको देखने को मिल जाती है या फिर जो गुड्स एंड सर्विसेज सेल करे जाते हैं आपको मालूम होगा उसको मिस रिप्रेजेंट किया जाता है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन दे दी जाती है, होता कुछ और है, बताया कुछ और जाता है, बहुत बड़ा चढ़ा के बातें बता दी जाती हैं। तो ये सब ऐसा नहीं होगा, इस रूल्स के अंडर बताया गया है, जिससे कि हमारे कंज्यूमर जितने भी आप हैं, जितने भी कंज्यूमर है ई कॉमर्स के, उनको एक तरीके से ये प्रोटेक्शन भी मिल जाएगी। ओके, उसी के साथ यहाँ पे जो भी कंज्यूमर्स होंगे उनको यहाँ पे अवेयर किया जाएगा कि हाँ कौन से प्रोडक्ट की कब एक्सपायरी है। आपने देखा होगा बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आ जाते हैं जिनकी एक्सपायरी डेट मतलब एक तरीके से वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें को इंश्योर किया जाएगा कि आपको एक ऑथेंटिक, जेन्युइन और बिल्कुल एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट आपके पास पहुँच जाए। ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंश्योर करी जाएंगी। ओके, और कोई भी जो सप्लायर्स वगैरह होगा, यानी कि एक तरीके से आपको मालूम होगा कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, सप्लायर हैं, जो भी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अंडर में काम कर रहे हैं, जो सप्लायर होगा उनको अच्छी तरीके से ट्रीट करेगी जो भी ई कॉमर्स कंपनी है, ये बताया गया। उसके बाद यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर यहाँ पर कोई दिक्कत आती है, जैसे कि यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैं आपको रीड करता हूँ तो उसके बाद हम लोग समझेंगे। टू एंश्योर दैट कंज्यूमर्स आर नॉट एडवर्सली अफेक्टेड इन द इवेंट वेयर अ सेलर फेल्स टू डिलीवर द गुड्स और सर्विसेज, प्रोविजंस फॉर फॉल बैक लायबिलिटी फॉर एवरी मार्केट प्लेस ई कॉमर्स एंटिटी हैव बीन प्रोवाइडेड। अब क्या है मतलब इसका कि देखो कोई भी सेलर है जो भी आपके पास तक ये गुड्स पहुंचा रहा है, अगर वो एक तरीके से आपको गुड्स वगैरह डिलीवर नहीं कर पाता है तो ये भी जो मुद्दा है, ये पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है, इसके लिए लायबल कौन होने वाला है, इसके लिए वही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लायबल होने वाला है जहां से आपने ये चीज़ परचेज करी थी। ओके, तो मतलब कि सिंपल सा है, ये जो आपको एक अच्छा प्रोडक्ट मिले, एक जेन्युइन प्रोडक्ट मिले, और जो जिस भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आप ले रहे हो वो एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म होना चाहिए, उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स उठाए गए हैं।
नाउ आते हैं आर्टिकल नंबर 2 की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है दिव्यांग खेल केंद्रास के बारे में। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट हैं, इनका नाम है थावर चंद गहलोत। अब इन्होंने यहाँ पर अनाउंस ये किया है कि लगभग 5 दिव्यांग खेल केंद्र बनाए जाएंगे हमारे कंट्री के अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जहाँ पर जो डिसेबल पर्सन है वो अपना खेल खेल सकेंगे। अब यहाँ पर इनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, आप लोग को ये देखना है, ताकि ये चीज़ ध्यान में रखते हुए बनाया है कि जो दिव्यांगजन हैं वो भी स्पोर्ट्स प्ले करेंगे। उनके भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे यहाँ पर डिसेबल पर्सन होते हैं जिनका यहाँ पे खेलने का मन है, स्पोर्ट्स प्ले करने का मन है, तो उनके लिए यहाँ पर ये एस्टेब्लिश किया जा रहा है, दिव्यांग केंद्र को एस्टेब्लिश किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये भी है कि ये लोग डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं एक एड और असिस्टेंट डिवाइस, यानी कि जैसे कि डिवाइसेस होते हैं बहुत सारे आर्टिफिशियल डिवाइसेस, जिससे कि डिसेबल पर्सन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्ट्रीब्यूट करी जाएंगी अंडर द स्कीम। ये एक स्कीम है जिसका नाम है असिस्टेंस टू डिसेबल पर्सन। तो ये जो स्कीम है इसके अंडर में ये सारे जो इक्विपमेंट्स है, डिवाइसेस वगैरह हैं, ये प्रोवाइड करवाई जाती हैं डिसेबल पर्सन को। और आपको ध्यान रखना है स्कीम किसके अंडर में आती है, मिनिस्टर ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर। उसके बाद यहाँ पर ये जो स्कीम है एक मोस्ट पॉपुलर स्कीम है जो कि असिस्टिव एड वगैरह देती है, या फिर बहुत सारे अप्लायंसेस वगैरह, बहुत सारे डिवाइसेस देती है, जिससे कि जो दिव्यांग पीपल हैं, ये जो कि यहाँ पर डिसेबल पर्सन है, उनको एक सपोर्ट मिल सके। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ये जो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसके द्वारा, ALIMCO के द्वारा, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। बेसिकली एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन एंड विद डिसएबिलिटीज़ के अंडर में आता है। इसका काम यही है कि अच्छी तरीके से चीज़ों को मैन्युफैक्चर किया जाए, जो भी आर्टिफिशियल एड्स वगैरह हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग वगैरह है उसको लेकर यहाँ पे ये बातचीत करता है। ठीक है, सिंपल सा है। जो भी यहाँ पर दिव्यांगजन लोग हैं उनके लिए खेल केंद्र बनाने की बातचीत करी गई है। उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 की तरफ। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल जिसमें डिस्कशन किया गया है बायोटेक किसान के बारे में। आप लोग देख पा रहे होंगे कितने शॉर्ट आर्टिकल है, सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है। फालतू का इसके अंदर कोई एक भी पॉइंट नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो बायोटेक किसान है, जो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, बेसिकली इसने एक स्पेशल कॉल इशू करी है। कहाँ पर, खासकर नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट जो वाला रीजन है वहाँ के लिए यहाँ पर एक स्पेशल कॉल है। अब क्या होगा, जो बायोटेक कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क है, बेसिकली यहाँ पर इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। और यहाँ पे इस्तेमाल किया भी जाता है। इसका मेन मकसद यही है कि जो लोकल प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, जो नॉर्थ ईस्ट रीजन वाले के अंदर फार्मर्स हैं, बहुत सारे किसान हैं वहाँ पर, तो वहाँ पे बहुत सारे फार्मर्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स वगैरह होती हैं, तो उन फार्मर्स को एक सोल्यूशन देना, ठीक है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है उनके रिगार्डिंग उनका हल निकालना, ये यहाँ पे काम करने वाले हैं। अब बायोटेक किसान क्या है, बेसिकली बायोटेक और किसान एक साइंटिस्ट फार्मर पार्टनरशिप स्कीम है, यानी कि साइंटिस्ट और फार्मर की पार्टनरशिप स्कीम है। इसको लॉन्च किया गया था 2017 में, आपको ध्यान रखना है। ये काम करता है एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए, जो एक कृषि वाला क्षेत्र है उसके अंदर नए नए आविष्कार करने के लिए, नए नए स्टडीज़ करने के लिए, नए नए इनोवेशन के लिए यहाँ पर ये काम करता है। इसलिए वैसा इसको लॉन्च भी किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि जो साइंस लेबोरेटरीज़ हैं उसको कनेक्ट करना फार्मर्स के साथ में। ठीक है, फार्मर्स और साइंस को कनेक्ट करना, जिससे कि हम लोग नए नए इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाल कर लाएं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आएँ, जिससे कि फार्मिंग को एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जा सके। वो सब यहाँ पर डिस्कशन किया जाता है। उसके बाद इस स्कीम के अंडर में लगभग आपको ये देखने को मिलेंगे 146 बायोटेक किसान हब हैं जो कि एस्टेब्लिश करे गए हैं, और ये लगभग 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। 110 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारी कंट्री के अंदर, वहाँ पर आपको ये किसान हब देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पर साइंस और किसान दोनों मिलकर काम करते हैं, यानी साइंस और फार्मर दोनों मिलकर यहाँ पे वर्क करते हैं पार्टनरशिप में, जिससे कि नए नए इनोवेशंस के ऊपर काम किया जाता है, नए नए स्टडीज़, नई नई आविष्कार वगैरह करे जाते हैं। उसके बाद कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स है उसके बारे में बात करी गई है। जो ये प्रेजेंट कॉल है ये स्पेसिफिकली यहाँ पे फोकस करती है नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में। ठीक है, जो हमारा मैप है इंडिया का, उसमें जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये वाला ऊपर हो गया नॉर्थ, नीचे वाला हो गया साउथ, ठीक है, इधर हो गया वेस्ट और उधर हो गया ईस्ट। ठीक है, अब यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन कौन सा हो गया, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, जो यहाँ पर जितने भी स्टेट्स वगैरह पड़ेंगे वहाँ के लिए यहाँ पर ये डिस्कशन किया गया है। ओके, नाउ ये जो रीजन है यहाँ पर बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है, डोमेस्टिक कंजम्पशन वगैरह भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, जब नई टेक्नोलॉजी आएगी इससे जो है काफ़ी हद तक इंक्रीमेंट भी देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर डिस्कशन किया गया है इंटरनेशनल डे ऑफ द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस के बारे में। अब ये सोल्स्टिस क्या है इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अभी हाल ही में समर सोल्स्टिस आपको देखने को मिला था 21 जून को।
तो जो ये इंटरनेशनल डे फॉर द सेलिब्रेशन ऑफ द सोल्स्टिस है, इसको ऑब्जर्व किया गया 21 जून को, और 21 जून को ये ऑब्जर्व किया जाता है। 21 या 22 जून को आपको मालूम होगा, 21 जून को सबसे लंबा दिन होता है, बहुत लंबा दिन होता है, लगभग 13 घंटा 58 मिनट के आसपास का दिन देखने को मिलता है, ठीक है, और रात बहुत छोटी होती है, तो उसको यहाँ पर समर सोलिस्टिस बोला जाता है। ये डे जो है प्रोक्लेम किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। नाउ सोलिस्टिस क्या होता है, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। सोलिस्टिस एक ऐसा इवेंट है जो कि होता है जब सन जो है, एक आप कह सकते हो कि इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से आप थोड़ा सा और ऊपर कह सकते हो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो सन है वो डायरेक्टली ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर पड़ता है। यानी कि देखो क्या होता है ना, यहाँ पे सोलिस्टिस कौन सा है, जून सोलिस्टिस, यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। इधर ये समर सोलिस्टिस होता है, यानी कि एक पर्टिकुलर रीजन पर, ये अर्थ हो गया, इसके एक ही रीजन के ऊपर, एक ही हिस्से के ऊपर सन की रेस पड़े, सनलाइट पड़े, ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे एक ही हिस्से के ऊपर इसकी सन की लाइट पड़ रही है, तो उसको हम लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर विंटर सोलिस्टिस भी आपको यहाँ पर दिसंबर के आसपास देखने को मिल जाएगा, जब यहाँ पर ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की साइड पर देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मालूम होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है। तो जब सन की लाइट पड़ती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर, एकदम पूरी तरह से लाइट पड़ती है, तो वो लोग हम उसे बोलते हैं समर सोलिस्टिस। और जब वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के ऊपर सन की लाइट पड़ती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं विंटर सोलिस्टिस। इक्विनॉक्स कब होता है, जब सन की लाइट इक्वेटर पर पड़ती है, ठीक है। आपको मालूम होगा बीच में इक्वेटर होता है, फिर एक ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन होता है, फिर एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। अब बीच में जब लाइट पड़ती है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्विनॉक्स, ओके। यानी कि पूरे के पूरे एरिया के ऊपर जो है वो, मतलब पूरे अर्थ के ऊपर एक इक्वली लाइट पड़ रही है, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। नाउ जो ये सोलिस्टिस है, ये आप देखने को मिलेगा, इक्विनॉक्स वगैरह देखने को मिल जाते हैं। ये सब किसी ना किसी सीजन से, हार्वेस्ट से, लिवलीहुड से रिलेट होते हुए नजर आते हैं। बहुत सारे कल्चर, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशंस यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर। तो आपको ध्यान रखना है, सिर्फ इतना सा याद रखना है, 21 जून को यहाँ पर ऑब्जर्व किया गया था 2021 के अंदर समर सोलिस्टिस, ओके। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के ऊपर। यहाँ पर बात करी गई है 7th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के बारे में। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन है, इसने यहाँ पर, अभी आपको मालूम होगा, हमने एक इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट किया है। इसको एक तरीके से जो इस बार का थीम था वो था योगा फॉर वेलबींग। आपको ध्यान रखना है कि ये जो अब की बार का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का थीम है वो है योगा फॉर वेलबींग। ऐसे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इसने अपने 69 सेशन के अंदर यहाँ पर ये प्रोक्लेम किया कि ये जो 21 जून होगा, 21 जून को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है 21 जून को अभी क्या हुआ था, समर सोलिस्टिस भी हुआ है, अब यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को भी सेलिब्रेट किया गया है, ठीक है। और 2014 के आप कह सकते हो कि दिसंबर में ये रिजोल्यूशन वगैरह लाया गया था। बहुत पहले से हम लोग सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, 2015 से के आसपास से हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हुए आ रहे हैं। जो ये डेट है 21 जून, ये सजेस्ट करी गई थी क्योंकि एक सबसे लंबा दिन होता है। सबसे लंबा दिन क्यों होता है मैंने आपको बता दिया, एक ही पर्टिकुलर एरिया के अंदर ये सन की रेस पड़ती है, और वो जो पूरा प्रोसेस है उसको हम लोग समर सोलिस्टिस बोलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2015 से ही हम लोग इस दिन को ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, दुनिया भर में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली एक इंटरनेशनल योगा डे है, तो दुनिया भर में इसका सेलिब्रेशन देखने को मिल जाता है। तो न्यू दिल्ली के अंदर आप लोग देख पाओगे 21 जून को जो है ये स्टार्ट किया गया था 2015 के अंदर, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, राजपथ पर ये पहली बार, फर्स्ट टाइम पर ये एक इंटरनेशनल योगा डे का सेलिब्रेशन हुआ था। कब हुआ था, 2015 के अंदर। और जो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसने ये भी मेंशन किया है कि ये जो योगा है, ये एक तरीका है जिससे हम लोग हेल्थ वगैरह को इम्प्रूव कर सकते हैं। और हमारा एक गोल भी आपको मालूम होगा, ग्लोबल एक्शन प्लान ऑन फिजिकल एक्टिविटी, 2018 से लेकर 2030 तक का ये गोल है। यहाँ पर एक हेल्दियर वर्ल्ड को बनाना है, एक हेल्दियर वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो उसी के लिए यहाँ पर योगा भी ज़रूरी है। उसके बाद इनका एक कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, लगभग 2019 से यहाँ पर आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे इसके अंदर याम, नियम, आसन, प्राणायाम, और यहाँ पे प्रत्याहार, धारण जो है धारण, फिर उसके बाद ध्यान, समाधि, ये सब कुछ, मुद्राज, जो युक्ताहार होते हैं, मंत्र जाप होते हैं, ये सब आपको देखने को मिल जाएगा इस प्रोटोकॉल के अंदर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये प्रोटोकॉल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं ना। उसके बाद एक आर्टिकल है, आज के जो आर्टिकल आप लोग देख पा रहे होंगे, आपको कहीं पर न्यूज़पेपर में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे आर्टिकल मैंने PIB से लिए हैं, ठीक है। PIB एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स हो जाता है, वहाँ पे गवर्नमेंट जो है अपना डायरेक्टली डेटा देती है, एक ऑथेंटिक डेटा देती है।
नेक्स्ट आर्टिकल में बात करी गई है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एम योगा ऐप के बारे में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने लॉन्च कर दिया है WHO एम योगा ऐप। अब ये ऐप है, ये अभी 7वें इंटरनेशनल डे ऑफ योगा में लॉन्च किया गया। और ये कब सेलिब्रेट किया गया है? 21 जून को। आपको मालूम होगा अभी हमने इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया है, तो उसी दिन यहाँ पर एम योगा ऐप को भी लॉन्च किया गया है। अब जो ये एम योगा ऐप है, ये आपको बहुत सारी वीडियोस वगैरह देगा जिसमें योगा की ट्रेनिंग मिलेगी, प्रैक्टिस वगैरह यहाँ पे करवाई जाएगी। ठीक है, बहुत कॉमन से योगा प्रोटोकॉल होंगे, बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर, हिंदी इंग्लिश बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल हैं। तो आप लोग जो है बहुत आसान तरीके से, अगर आप बिगिनर हो तो योगा वगैरह सीख सकते हो। तो ये जो एम योगा ऐप है ये हेल्प करने वाला है योगा को और ज़्यादा स्प्रेड करने में। दुनिया भर में योगा को और ज़्यादा स्प्रेड किया जाएगा और यहाँ पर एक तरीके से इसका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसमें भी रहेगा। जो हमने अपना गोल सेट कर रखा है वन वर्ल्ड वन हेल्थ करके, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा योगा का। आज के टाइम पे करंटली अगर हम बात करें, जो ये ऐप है ये आपको 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, जो UN की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर। और खासकर हम लोग बात करें 2 पॉपुलर लैंग्वेजेस आपको इंडिया के अंदर इंग्लिश और हिंदी देखने को मिलेगी। तो इसके पर्पज़ से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये दोनों ही लैंग्वेजेस आपको यहाँ पर इस ऐप के अंदर देखने को मिल जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं लास्ट, यहाँ पे पॉइंट ये दे रखा है इस काम में जो मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है, इसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब ये बी हेल्दी बी मोबाइल करके एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट चलाया था 2019 में। और उन्होंने फोकस यही करा था मोबाइल योगा के ऊपर। और आज के टाइम पर आप देख पाओगे इस मोबाइल योगा के ऊपर फोकस भी किया जा रहा है। और हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। हमारे पास 17 गोल हैं, 2030 तक हमने टारगेट रख रखा है कि इन गोल्स को हमें अचीव करना है। तो उनके में उसमें भी आपको एक गोल देखने को मिलेगा यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का। तो वो हमारा टारगेट है, उसको अचीव करना है। और हेल्थ कैसे अच्छी होगी? योगा करके अच्छी होगी। तो यहाँ पर उसी को लेकर यहाँ पर ये टॉपिक को कवर किया गया है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल योगा सचित्रा के बारे में बात करी गई है। ये भी ऑल इंडिया रेडियो से लिया हुआ आर्टिकल है। अगेन गवर्नमेंट का एक ऑथेंटिक डेटा है। इसमें क्या है, देखो 26 साल पहले एक बुक को पब्लिश किया गया था। ठीक है, अब उस बुक को वापस से एक तरीके से आप कह सकते हो रीप्रिंट किया गया है। उस बुक को वापस से रिवाइज किया गया है। उस बुक का नाम क्या है? योग सचित्रा। ठीक है, योग सचित्रा ये आपको देखने को मिलेगा 7वां इंटरनेशनल डे ऑफ योगा सेलिब्रेट किया है 21 जून को। उसी दिन यहाँ पर इसका एक रिवाइज्ड और रीप्रिंट लिया गया है। ठीक है, जो कि यहाँ पर मैंने जैसा आपको बताया लगभग 26 ईयर्स पहले यहाँ पर पब्लिश करी गई थी। नाउ इसके अंदर आपको बहुत सारे आसन वगैरह देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि योगा, याम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण और ध्यान, समाधि, बहुत सारे आपको ये सारे योगासन्स वगैरह देखने को मिल जाएंगे इस बुक के अंदर। ये सारी चीज़ें हैं। तो आपको इस बुक का नाम याद रखना है, योगा सचित्रा। आपसे पूछा जा सकता है कि काफ़ी टाइम बाद यहाँ पर दोबारा से एक बुक को रिपब्लिश किया गया है, तो आपको याद रखना है योगा सचित्रा है। उसके बाद एक बहुत ही छोटा सा आर्टिकल है, आपको मालूम होगा बहुत ही छोटे छोटे आर्टिकल आते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पे बात करी गई है जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का। तो देखो यहाँ पे ये आर्टिकल मैं लगाना नहीं चाहता था, फिलहाल मैंने सोचा जब छोटा सा ही है तो 8-10 सेकंड में कवर हो जाएगा, तो हमें पढ़ लेना चाहिए तो ज़्यादा बेटर होगा। हालांकि हम लोग कुछ ना ही छोड़े तो ही ज़्यादा बेटर होगा। तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, उसके अंदर अभी 2 नए सेक्शंस को ऐड किया गया है। एक सेक्शन है 206 AB और दूसरा सेक्शन है 206 CCA। ओके, अब यहाँ पर ये इफेक्ट में कब आएंगे? 1 जुलाई से यहाँ पर ये वर्किंग में आते हुए नजर आएंगे। ये जो सेक्शन है इनका काम ये रहेगा, कहीं पर टैक्स को कम करना है या फिर जो टैक्स कलेक्शन है उसका एक हायर रेट रखना है एक स्पेसिफाइड पर्सन के लिए। मतलब कौन से पर्सन से टैक्स ज़्यादा लेना है, कौन से पर्सन से टैक्स कम लेना है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ये डिस्क्राइब करी जाएंगी। अभी प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं करी गई हैं। 1 जुलाई से हम लोग को ये बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएंगी। लास्ट आर्टिकल एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में है। तो यहाँ पर इनका नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, इन्होंने श्रद्धांजलि पे करी है डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी को इनके पुण्य तिथि के ऊपर। अब यहाँ पर ये कौन से व्यक्ति थे, क्या इनकी पर्सनैलिटी है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग वनडे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो जो श्याम प्रसाद मुखर्जी हैं, इनका जन्म हुआ था 1901 में, डेथ हुई है 1953 में। बिल्कुल नहीं पढ़ना। ये याद रखने वाली चीज़ यह है कि एक इंडियन पॉलिटिशियन थे। 1934 में जो लगभग यहाँ पे 33 की एज थी इनकी, ये एक यंगेस्ट वाइस चांसलर बन चुके थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा के।
ठीक है, वो वहीं पर उसी ऑफिस में लगभग 1938 तक रहे। और उसके बाद जो ये मुखर्जी हैं, इन्होंने हिंदू महासभा को ज्वाइन किया बंगाल के अंदर 1939 में। और उसके बाद ये एक्टिंग प्रेसिडेंट बन गए उसी साल में। फिर उसके बाद यहाँ पर ये प्रेसिडेंट बने अखिल भारतीय हिंदू महासभा के 1943 से लेकर 1946 तक। फिर उसके बाद इनकी डेथ हुई है, जम्मू कश्मीर पुलिस कस्टडी चल रही थी 1953 में, उसी दौरान यहाँ पर इनकी डेथ भी हुई है। 1946 में इनको इलेक्ट किया गया था एज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपको ध्यान रखना है 1946 में जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के एक इलेक्टेड मेंबर भी थे। उसी के साथ यहाँ पर इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई इन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरूज कैबिनेट। तो जो हमारे पीएम जवाहरलाल नेहरू जी थे, इनके कैबिनेट के अंडर में इन्होंने सर्व किया है एज अ मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्री एंड सप्लाई। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने कांग्रेस को क्विट कर दिया था। और फिर उसके बाद यहाँ पर इन्होंने भारतीय जन संघ को यहाँ पे फाउंड किया, जो कि भारतीय जनता पार्टी यानी जो बीजेपी है उसका प्रेडिसेसर कहा जाता है। ठीक है, तो 1951 में भारतीय जन संघ को फाउंड किया गया था हमारे इन पर्सनैलिटी के द्वारा, श्याम प्रसाद मुखर्जी के द्वारा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये व्यक्ति हो सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ आई होप आप लोगों को सभी आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। छोटे छोटे आर्टिकल हैं, टू द पॉइंट आर्टिकल हैं। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना, आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए, डेफिनेटली आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।